हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस और आइसोलेशन बैरियर नर्सिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ये दोनों टॉपिक नर्सिंग प्रैक्टिस में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर स्पेशली बीएससी और जीएनएम स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एसेप्सिस? इन्फेक्शन कंट्रोल is a vital part of nursing care. Protect patient, staff and community from infections includes asepsis, sterilization, disinfection and isolation. Infection control is a vital part of nursing care. इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारा गोल है कि पेशेंट, स्टाफ और कम्युनिटी सब प्रोटेक्टेड रहें। इसके लिए हम एसेप्सिस, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और आइसोलेशन नर्सिंग का यूज़ करते हैं। ये मेथड हमारे हॉस्पिटल इन्वायरमेंट को सेफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये था इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एसेप्सिस। व्हाट इज एसेप्सिस? एसेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन से फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन इज नोन एज एसेप्सिस। एसेप्सिस मीन्स क्या होता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। एंड मेडिकल एसेप्सिस reduce number of disease causing agent and their spread. What is medical asepsis? मेडिकल एसेप्सिस का मतलब है डिजीज़ काजिंग एजेंट को रिड्यूस करना और उनका स्प्रेड रोकना। सर्जिकल एसेप्सिस कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डिजीज़ काजिंग एजेंट। सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एलिमिनेट करना सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मेडिकल एसेप्सिस मोस्टली क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग में यूज़ होती है, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस ऑपरेटिव फील्ड में यूज़ होती है। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। अब हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीसेप्टिक अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू रिड्यूस इन्फेक्शन, बैक्टीरियोस्टेट, इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, कल्चर यूज टू ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्रॉस इन्फेक्शन। व्हाट इज क्रॉस इन्फेक्शन? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कैरियर, हु इज कैरियर? कैरियर किसे कहते हैं? पर्सन कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट सिम्टम। तो व्हाट इज एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू पे लगाए जाते हैं टू रिड्यूस इन्फेक्शन। क्या किया जाता है? एंटीसेप्टिक का यूज़ लिविंग टिश्यूज़ पे लगाए जाते हैं एंटीसेप्टिक्स। जैसे हमारे कहीं पे कट पिट जाता है तो क्या यूज़ करते हैं? बेटाडीन यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक स्प्रेड यूज़ करते हैं। तो लिविंग टिश्यूज़ पे क्या क्या लगाए जाते हैं? एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये सारे एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। व्हाट इज़ बैक्टीरियोस्टेट? बैक्टीरियोस्टेट क्या है? वो सब्सटेंस है, बैक्टीरियोस्टेट वो सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इनहिबिट करता है। बैक्टीरियोस्टेट क्या है? बैक्टीरियोस्टेट वो सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इनहिबिट करता है। कल्चर का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। कल्चर कहाँ यूज़ होता है? यूज टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन। कल्चर का यूज़ कहाँ होता है?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। जैसे कि पेशेंट की बॉडी में कौन से बैक्टीरिया है उसको मेडिकल आइसोलेट करके मेडिकल में चेक करते हैं और ग्रो कराते हैं, देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, या फिर किसी यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कल्चर का। नेक्स्ट वन, क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्शन का स्प्रेड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। कैरियर, कैरियर वो पर्सन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करता है बट सिम्टम शो नहीं करता। यानी कि कैरियर वो पर्सन है, वो आदमी के पास वो आदमी होता है कैरियर जो खुद इन्फेक्शस एजेंट कैरी करता है, ले जाता है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, उसको कोई उस ऑर्गेनिज्म से कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि किसी पेशेंट को के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया है, इन्फेक्शन उसे इन्फेक्शस एजेंट उसके अंदर प्रवेश कर गया, बट उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है और वो छींकता है, ठीक है। तो वो उसके छींकने से किसी अदर पर्सन में उसका बैक्टीरिया पहुंच जाता है और इन्फेक्ट कर देता है। बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो पहुंच जाता है और वो सेकेंड पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है बट फर्स्ट पर्सन को नहीं होता है। तो ये कहलाता है कैरियर। आगे देखते हैं, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। व्हाट इज डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन? डिसइंफेक्शन डिस्ट्रॉय मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन immediate after use. Terminal disinfection after patient discharge, death. Sterilization destroy all microorganisms including pores. Then disinfection. What is disinfection? Disinfection से हम most pathogenic microorganism destroy करते हैं। डिसइंफेक्शन से क्या करते हैं? मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन इमीडिएट आफ्टर यूज़, ठीक है। डिसइंफेक्शन से क्या करते हैं? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। कहीं भी किसी भी सरफेस पे जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा चुका है उसको क्या करते हैं? तुरंत डिसइंफेक्ट करते हैं, जिससे कि वो सरफेस जो है पूरी तरह से स्टरलाइज सेफ हो जाए, इस फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ का सरफेस क्लीन हो जाए दूसरे पेशेंट के लिए। टर्मिनल डिसइंफेक्शन आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज और डेथ। टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है या डेथ हो गया है। पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है हॉस्पिटल से या उसकी डेथ हो गई है, तो वहाँ के डिसइंफेक्शन को क्या कहते हैं? टर्मिनल डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और क्रिटिकल आइटम के लिए इसेंशियल है। स्टरलाइजेशन का यूज़ कहाँ होता है? ये सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर को डिस्ट्रॉय करता है। स्पेशली ये कहाँ होता है? जहाँ जो ऑपरेटिव चैम्बर्स होते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन होता है, वहाँ पे स्टरलाइजेशन का यूज़ होता है। तो स्टरलाइजेशन से क्या होता है? स्टरलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके स्पोर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि डिसइंफेक्शन में क्या होते हैं? ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके स्पोर नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं डिसइंफेक्शन से। लेकिन स्टरलाइजेशन में ये कंप्लीट रिमूव कर देता है, डेड कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी और स्पोर को भी। स्पोर क्या होता है? स्पोर के बारे में आप जान लीजिए। स्पोर वो स्टेज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि बिल्कुल डेड जैसा होता है, पड़ा रहता है और कुछ टाइम बाद ये ग्रो करता है, यानी कि ये यंग होता है। स्पोर क्या होता है? वो एकदम डोरमेंट, कैसे बीज बोने के लिए रखते हैं ना,
बीज बोते हैं, उसके बाद पौधा होता है, तो वो बीज ही होता है। स्पोर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बीज होता है। तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में आने पे वो ग्रो करता है और फिर वो इन्फेक्शन काज करता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा व्हाट इज स्पोर। आगे देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस। व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल? फर्स्ट वन, ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट टच अदर स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स। अदर surface of sterile package contaminated. Outer surface of sterile package contaminated. 1 inch 2.5 centimeter of sterile field is contaminated. What is meant? First point, सिर्फ स्टेराइल ऑब्जेक्ट ही एक दूसरे को टच करें। क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है? ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट टच अदर स्टेराइल ऑब्जेक्ट। सिर्फ स्टेराइल ऑब्जेक्ट ही एक दूसरे को टच करें। हॉस्पिटल में सर्जिकल एसेप्सिस में क्या होता है? कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस में कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सिर्फ स्टेराइल ऑब्जेक्ट दूसरे को टच कर सकते हैं, यानी कि जो कंटामिनेटेड होता है, जो यूज़ हो चुका होता है, वो ऑब्जेक्ट टच में नहीं रखेंगे, ना यूज़ करेंगे उसका। नेक्स्ट वन, आउटर सरफेस ऑफ स्टेराइल पैकेज हमेशा कंटामिनेटेड माना जाता है। जो स्टेराइल पैकेज होता है, यानी कि जो हॉस्पिटल में हम यूज़ करने वाला हमारा एमिनिटीज़ होता है, जैसे कि आईवी ले लीजिए, तो उसके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है, वो कवरिंग के अंदर होता है। तो वो जो आउटर सरफेस होता है स्टेराइल पैकेज का, वो हमेशा क्या माना जाता है? कंटामिनेटेड माना जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर ऑफ स्टेराइल फील्ड इज कंटामिनेटेड। स्टेराइल फील्ड का 1 इंच इज हमेशा कंटामिनेटेड माना जाता है। स्टेराइल फील्ड का 1 इंच इज जो होता है वो हमेशा कंटामिनेटेड माना जाता है। वेट फील्ड भी कंटामिनेटेड होता है अगर अंडरलाइंग सरफेस अनस्टेराइल हो। फिफ्थ पॉइंट, होल्ड स्टेराइल ऑब्जेक्ट एबव वेस्ट। ऑब्जेक्ट को वेस्ट के ऊपर ही होल्ड करें। 6 पॉइंट, टेकिंग, कफिंग, स्नीजिंग अवॉइड स्टेराइल फील्ड के ऊपर। टाकिंग, कफिंग, स्नीजिंग अवॉइड करें स्टेराइल फील्ड के ऊपर। जो भी स्टेराइल फील्ड है, जहाँ पे भी स्टेरलाइजेशन किया गया, वहाँ पे क्या मना है? वहाँ पे बात करना मना है, कफिंग, खांसना, छींकना, ये सब मना है। वहाँ पे जो भी सरफेस स्टेरलाइज किया जा चुका है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मना है। 7 पॉइंट, फोर्सेप डिसइंफेक्टेंट में भी स्टेराइल नहीं होते। फोर्सेप क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट में भी स्टेराइल नहीं होते। अगर डाउट हो तो ऑब्जेक्ट को अनस्टेराइल कंसीडर करें। यानी कि जब भी कोई प्रोसीजर करने जाते हैं तो फोर्सेप्स को भी फोर्सेप देखें, अगर वो साफ़ सुथरा ना दिखे तो उसको डिस्कार्ड कर दें, उसका यूज़ ना करें। नेक्स्ट वन, चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन 6 कंपोनेंट से बनी है। चेन ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट इन्फेक्शस एजेंट, सेकेंड रिजर्वायर, थर्ड पोर्टल ऑफ एग्जिट, फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिफ्थ पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन 6 कंपोनेंट से बनी है। क्या है? पहला इन्फेक्शस एजेंट, दूसरा रिजर्वायर, तीसरा पोर्टल ऑफ एग्जिट, चौथा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। फर्स्ट वन, पोर्टल ऑफ एग्जिट।
तो स्टूडेंट हमने देखा चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शस एजेंट क्या है? इन्फेक्शस एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो क्या कहलाता है? इन्फेक्शस एजेंट। अब आगे हम देखते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड रिजर्वायर। पोर्टल ऑफ एग्जिट, व्हाट इज पोर्टल ऑफ एग्जिट? रेस्पिरेटरी, GI, GU ट्रैक्ट, स्किन। पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी कि इन्फेक्शस एजेंट जहाँ से बाहर होता है, इन्फेक्शस एजेंट के शरीर से बाहर जाने के द्वार, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी होता है, छींकने से, खांसने से क्या होता है? इन्फेक्शस एजेंट बाहर निकलते हैं। GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, फीसेस के थ्रू भी क्या होते हैं? इन्फेक्शस एजेंट बाहर निकलते हैं। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन के द्वारा भी इन्फेक्शन बाहर निकलता है शरीर से, एंड स्किन के द्वारा भी बाहर निकलता है। नेक्स्ट रिजर्वायर, ह्यूमन, एनिमल, फूड, वाटर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट वो साइट है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट से एग्जिट करते हैं यानी बाहर जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और स्किन। रिजर्वायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है। रिजर्वायर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनका घर होता है, वो क्या कहलाता है? रिजर्वायर। ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल, फूड, वाटर और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो रिजर्वायर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट क्या है? मतलब कहाँ रहते हैं? ह्यूमंस में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? ह्यूमंस में रहते हैं, एनिमल्स में रहते हैं, जानवरों में रहते हैं, फूड में रहते हैं, वाटर एंड ऑब्जेक्ट्स में रहते हैं। इनका हैबिटेट ही है हमारे चारों तरफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहाँ है? हमारे चारों तरफ। हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपको, पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड रिजर्वायर। नेक्स्ट वन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। व्हाट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन? ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, सॉयल, स्किन, म्यूकोसा, इनोकुलेशन, वर्टिकल। तो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है यानी ट्रांसफ़र हो सकता है। डायरेक्ट मीन्स क्या? डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, सॉयल, स्किन। डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट से, सॉयल, स्किन, म्यूकोसा, इनोकुलेशन। ये डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्ट यानी कि कांटेक्ट से, कोई पर्सन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में रह रहा है, ठीक है, मतलब सपोज दैट पास रह रहे हैं, छींक रहे हैं और वो उनके छींकने से एक दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट से, जैसे कि लेप्रेसी का मरीज है, कुष्ठ रोग वगैरह, इसका क्या होता है? इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से होता है। सॉयल इन्फेक्शन, सॉयल से इन्फेक्शन हो जाता है, टिटनस हो जाता है सॉयल से। स्किन इन्फेक्शन, स्किन से इन्फेक्शन हो जाता है। म्यूकोसा इनोकुलेशन। वर्टिकल यानी कि मदर टू बेबी। वर्टिकल मीन्स क्या होता है? मदर टू बेबी इन्फेक्शन। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट, व्हीकल, एयर, वेक्टर, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, फोमेट्स। इनडायरेक्ट, व्हीकल बॉर्न, एयर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, फोमेट बॉर्न। नर्सेस को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रांसमिशन प्रिवेंट हो सके, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ से होता है? व्हीकल से यानी कि गाड़ियों से, एयर से, हवा से होता है जो इन्फेक्शन, वेक्टर के द्वारा होता है यानी कि मच्छर या मक्खी के काटने से जो इन्फेक्शन होता है उसे वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं। मैकेनिकल, कहीं चोट वोट लग गया उसकी वजह से। बायोलॉजिकल, फोमेट, बायोलॉजिकल मीन्स कि बायोलॉजिकल यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, फोमेट्स की वजह से, जो कंटामिनेटेड टॉवल वगैरह यूज़ कर लेते हैं उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, वो सारा क्या किस में आता है? इनडायरेक्ट इन्फेक्शन में। आगे देखते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एग्जिट आपने देख लिया, पोर्टल ऑफ एंट्री देखते हैं। एंड ससेप्टेबल होस्ट। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है और इन्फेक्ट करता है। पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। एंट्री, म्यूकस मेम्ब्रेन। एंट्री किसके द्वारा होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन, रेस्पिरेटरी, GI, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पोर्टल ऑफ एंट्री वही साइट जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन,
स्किन, रेस्पिरेटरी, जीआई, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ससेप्टेबल होस्ट, यंग, एल्डरली, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, माल नरिश्ड, क्रोनिक इलनेस, सर्टेन मेडिकेशन। ससेप्टेबल होस्ट कौन है? यंग, एल्डरली यानी कि यंग जो नौजवान है, जो बूढ़े हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम लो है, वीक है, मॉल नरिश्ड जो कुपोषित लोग हैं, क्रोनिक इलनेस जो बहुत टाइम से बीमार हैं, यानी कि ज़्यादा बीमार रह रहे हैं ज़्यादा टाइम से, सर्टेन मेडिकेशन जो कुछ लोग मेडिकेशन पे ही रहते हैं, लंबे टाइम तक दवा ही लेते रहते हैं, तो उसकी वजह वो क्या कहलाता है? ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट वो पर्सन है जो इन्फेक्शन के रिस्क में है, यंग, एल्डरली, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, माल नरिश या क्रोनिक इलनेस वाले। तो ये समझ में आया होगा आपको ससेप्टेबल होस्ट क्या है। जो ज़्यादा टाइम तक क्या करते हैं, जो लोग ज़्यादा टाइम तक दवा लेते हैं वो भी क्या होते हैं? ससेप्टेबल हो जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन उन्हें और लगने का खतरा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शस डिजीज़ के 4 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज। फर्स्ट वन इंक्यूबेशन पीरियड, सेकेंड प्रोडर्मल स्टेज, थर्ड क्लिनिकल इन्वेजिव स्टेज, फोर्थ कन्वेलेंस स्टेज। तो फर्स्ट वन क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच का टाइम। जब कोई भी इन्फेक्शस एजेंट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो भी है वो बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और जब सिम्टम आते हैं, यानी कि कोई वायरस फ्लू का एंटर कर गया बॉडी में, और जब तक सिम्टम नहीं आता है तब तक का टाइम वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि मान लिया कोल्ड का इन्फेक्शस एजेंट बॉडी में प्रवेश कर गया और सर्दी खांसी आना स्टार्ट हो गया, तो जब प्रवेश किया था और जब से उसे सर्दी के लक्षण आने लगे तब तक के टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन प्रोडर्मल स्टेज, माइल्ड जनरल सिम्टम जैसे फैटिक, मैलेज, हेडेक। प्रोडर्मल स्टेज में क्या होता है? माइल्ड जनरल सिम्टम आते हैं, उसमें हल्के फुल्के सिम्टम आते हैं, ठीक है। प्रोडर्मल स्टेज में क्या होता है कि इन्फेक्शस एजेंट बॉडी में प्रवेश कर गया है और उसके हल्के सिम्टम आ रहे हैं, यानी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसको थकान पेशेंट को महसूस होगा, मैलेज होगा, हरासमेंट होगा, हेडेक, हल्का हेडेक होगा, तो ये क्या कहलाता है? प्रोडर्मल स्टेज। नेक्स्ट वन क्लिनिकल इन्वेजिव स्टेज। क्लिनिकल या इन्वेजिव स्टेज, डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम अपीयर। इसमें क्या होता है? क्लिनिकल स्टेज कब कहलाता है इन्फेक्शन का? जब डिजीज़ के सिम्टम अपीयर हो जाते हैं तो वो कहलाता है क्लिनिकल और इन्वेजिव स्टेज। नेक्स्ट वन कन्वल्सेंट स्टेज, फोर्थ कन्वल्सेंट स्टेज। ये क्या कहलाता? ये होता है रिकवरी पीरियड, यानी कि इन्फेक्शस एजेंट जो है बॉडी में प्रवेश किया और पेशेंट को इन्फेक्ट किया, उसे सिम्टम्स आए और सिम्टम ठीक हो गए, ठीक है, वो पीरियड कहलाता है कन्वल्सेंट स्टेज। ये रिकवरी पीरियड होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको अलग से वीडियो बनाकर आपको दे सकते हैं या आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग, गुड वेंटिलेशन, हॉस्पिटल क्लीनलीनेस, सेफ फूड, वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीट, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हैंड वॉशिंग करना चाहिए, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट के रूम को हॉस्पिटल क्लीनलीनेस, हॉस्पिटल में साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? हैंड वॉशिंग रेगुलरली, हॉस्पिटल क्लीनलीनेस एंड गुड वेंटिलेशन मेंटेन करना, सेफ फूड एंड वाटर सप्लाई, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीट, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू आइसोलेशन एंड बैरियर नर्सिंग।
अब हम आइसोलेशन और बैरियर नर्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह मेथड हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड को रोकने के लिए यूज़ होती है। ये पेशेंट और स्टाफ दोनों को प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इन हॉस्पिटल, प्रोटेक्ट पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये क्या करता है? आइसोलेशन, बैरियर एंड नर्सिंग। बैरियर क्या होता है? पेशेंट को सेपरेट रूम में रखना, पेशेंट को सेपरेट रूम में रखना ताकि डिजीज़ स्प्रेड ना हो। ठीक है। आइसोलेशन मीन्स आइसोलेट करना, अलग कर देना। जो भी ज़्यादा इन्फेक्शस पेशेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, अलग वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, आइसोलेट करते हैं। जैसे कि टीबी, आपने देखा होगा टीबी का अलग से हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल सेटिंग में आप कहीं भी जाएंगे तो टीबी यूनिट अलग से बना होता है, क्योंकि वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उन्हें अलग रखा जाता है। इससे ये क्यों करते हैं? प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सभी मरीजों में इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए ये करते हैं। प्रोटेक्ट पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर, इससे क्या होता है, पेशेंट भी प्रोटेक्टेड होते हैं, सेफ रहते हैं, और जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, नर्सेस, डॉक्टर, सभी सेफ रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। आइसोलेशन नर्सिंग का क्या डेफिनेशन है? आइसोलेशन नर्सिंग, पेशेंट इन सेपरेट रूम। आइसोलेशन नर्सिंग मीन्स पेशेंट इन सेपरेट रूम। ठीक है, पेशेंट को सेपरेट रूम में करना क्या कहलाता है? आइसोलेशन। बैरियर नर्सिंग, प्रोटेक्ट बैरियर प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड। प्रोटेक्टिव बैरियर जो होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर का यूज़ करके क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं खुद को। ठीक है, ये कहलाता है बैरियर नर्सिंग। तो डेफिनेशन क्या है आइसोलेशन नर्सिंग? कि पेशेंट को सेपरेट रूम में रखना ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो। बैरियर नर्सिंग क्या है? प्रोटेक्टिव बैरियर का यूज़ करना ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट वन, पर्पस। पर्पस आर ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर, कंटेन इन्फेक्शन, इंश्योर सेफ्टी ऑफ नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट। क्या क्या पर्पज़ है? प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर, कंटेन इन्फेक्शन, इंश्योर सेफ्टी ऑफ अदर पेशेंट। ठीक है, इसका यही पर्पज़ है कि इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से बचाना, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों को भी बचाना, ठीक है, और सेफ्टी रखना पेशेंट की। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, कितने टाइप्स के आइसोलेशन होते हैं? स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, एयरबॉर्न आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन का मतलब हाईली कंटेजियस डिजीज़ लाइक टीबी, मीजल्स। जो भी हाईली कंटेजियस डिजीज़ होती है, यानी कि जो ज़्यादा खतरनाक गंभीर बीमारी होती है, वो क्या होती है? टीबी, मीजल्स के मरीज़ को क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली आइसोलेट करते हैं, यानी कि इनका हॉस्पिटल, इनका वार्ड जो है हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग और डिस्टेंस पे बनाया जाता है। तो ये कहलाता है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। और वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी स्टाफ हैं और जो भी कॉन्टैक्ट, जो भी पेशेंट के अटेंडेंट हैं, सभी को क्या करते हैं? पीपी के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। सभी पीपी पहन करके वहाँ पे रहते हैं, मास्क, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, वैसे कोई इंटर नहीं करता है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन क्या है? डिजीज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन जैसे मरसा, स्कैबीज, ये कॉन्टैक्ट आइसोलेशन है। कॉन्टैक्ट मतलब जो छूने से बीमारियां होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि स्किन की डिजीज़ जो होती है, किसी को स्किन की डिजीज़ है और वो दूसरे बंदे को छूता है तो छूने से हो जाता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट आइसोलेशन ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट आइसोलेशन क्या है? इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस। इन्फ्लुएंजा अगर है पेशेंट को, मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, तो इसका ड्रॉपलेट आइसोलेशन ये कहलाता है। एयरबॉर्न आइसोलेशन, चिकन पॉक्स, टीबी, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो उसमें आता है, चिकन पॉक्स और टीबी। इनका भी अलग, इनको भी आइसोलेट करके रखते हैं। प्रोटेक्टिव रिवर्स आइसोलेशन, इसमें कौन से पेशेंट आते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो पेशेंट आते हैं, इनको भी आइसोलेट रखते हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बैरियर नर्सिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ बैरियर नर्सिंग,
क्या क्या है देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट, यूज़ पीपीई, ग्लव्स, गाउन, मास्क, गॉगल्स, हैंड हाइजीन, सेफ डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शस वेस्ट, लिमिट विजिटर अननेसेसरी कॉन्टैक्ट, मेंटेन स्टेराइल टेक्निक्स, एजुकेट पेशेंट फैमिली। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ बैरियर नर्सिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैरियर नर्सिंग में यूज़ पीपीई, ग्लव्स, गाउन, मास्क का यूज़ करेंगे, मेंटेन स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग करेंगे जब भी पेशेंट को टच करेंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले और बाद में हैंड हाइजीन करेंगे, यानी कि हैंड वॉशिंग करेंगे, हाथ को धुलेंगे। नेक्स्ट वन, सेफ डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शस वेस्ट, डिस्पोज इन्फेक्शस वेस्ट सेफली। क्या करेंगे, इन्फेक्शस वेस्ट जो पेशेंट से निकला हुआ है कचरा, उसका क्या करते हैं, डिस्पोज किया जाता है। लिमिट विजिटर एंड अननेसेसरी कॉन्टैक्ट, जो भी कांटेक्ट पर्सन हैं पेशेंट से मिलने वाले जो हैं उनको बहुत ही लिमिट में मिलने दिया जाएगा, ज़्यादा किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है, जो आइसोलेशन वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, मेंटेन स्टेराइल टेक्निक, क्या करेंगे, स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करेंगे, यानी कि साफ़ सफाई रखेंगे। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और फैमिली को क्या करेंगे, उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे, एजुकेट करेंगे, जिससे दोनों को कॉन्फिडेंट हो और पता हो कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन नर्सिंग, प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन नर्सिंग। फर्स्ट वन, प्लेस पेशेंट इन आइसोलेशन रूम। प्रोसीजर क्या क्या है, पहला, प्लेस पेशेंट इन आइसोलेशन रूम, पोस्ट आइसोलेशन साइन, नर्स वियर पीपीई, यूज सेपरेट इक्विपमेंट्स, डिसइंफेक्ट रूम इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट केयर एंड मॉनिटर कंप्लायंस। क्या क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट क्या करेंगे, पेशेंट प्लेस पेशेंट इन आइसोलेशन रूम, आइसोलेशन रूम में क्या करेंगे, पेशेंट को शिफ्ट कराएंगे। पोस्ट आइसोलेशन साइन, क्या करेंगे, पोस्ट आइसोलेशन साइन, उसका आइसोलेशन साइन पोस्ट करेंगे कि पेशेंट को क्यों आइसोलेट किया गया। नर्स वियर पीपीई बिफोर इंटरिंग, नर्स जो है आइसोलेशन रूम में पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो पहन कर ही पेशेंट को टच करेगी, पेशेंट के रूम में जाएगी। नेक्स्ट, यूज़ सेपरेट इक्विपमेंट, जो भी पेशेंट पे यूज़ किया जाएगा वहाँ पे आइसोलेशन यूनिट में जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए सेपरेट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, यानी अलग अलग इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्ट रूम एंड इक्विपमेंट रेगुलरली, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है उनको डिसइंफेक्ट रेगुलर करना है, रोज़ करना है। डॉक्यूमेंट केयर एंड मॉनिटर कंप्लायंस, डॉक्यूमेंट करना है जो भी केयर दी जा रही है मरीज़ की। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ आइसोलेशन एंड बैरियर नर्सिंग। एडवांटेज क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सेकेंड, प्रोटेक्ट वल्नरेबल पेशेंट एंड स्टाफ, promote safe healthcare environment, enhance staff awareness। तो क्या क्या है एडवांटेज ऑफ आइसोलेशन एंड बैरियर नर्सिंग के, इसके एडवांटेज क्या क्या है, यानी इसके लाभ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल से होने वाला इन्फेक्शन को कम किया जाता है इससे। प्रोटेक्ट वल्नरेबल पेशेंट एंड स्टाफ, प्रोटेक्ट किया जाता है स्टाफ को और पेशेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ मेंबर को और पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रमोट सेफ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, क्या किया जाता है, सेफ हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाता है, यानी कि बढ़ावा दिया जाता है। इन्हांस स्टाफ अवेयरनेस, इससे क्या होता है, स्टाफ अवेयरनेस बढ़ता है, यानी कि स्टाफ में जागरूकता होती है इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर। नेक्स्ट, challenges in isolation nursing. What is challenges? Patient may feel lonely, anxious, requires additional staff resources, strict compliance needed, risk of cross contamination if protocol ignored. Patient may feel lonely or anxious. पेशेंट क्या करता है, वो अकेला महसूस करता है और बहुत चिंतित होता है। पेशेंट में फील लोनली मीन्स कि वो क्या फील करता है, अकेला और बहुत एंजियस होता है, चिंतित होता है, क्योंकि उसे अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से वो चिंतित होता है। रिक्वायर एडिशनल स्टाफ एंड रिसोर्सेज, और वो उसे ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा स्टाफ और रिसोर्सेज की। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नीडेड, जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होता है वो ज़रूरी होता है, यानी पेशेंट को जो वहाँ पे स्टाफ हायर किए जाते हैं उनसे
थोड़ा स्ट्रिक्टली बताते हैं वो कि आपको ये दिक्कत है और आपको इसलिए किया गया है, स्ट्रिक्टली थोड़ा सा उनसे रहना पड़ता है। रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन इफ प्रोटोकॉल इग्नोर्ड, अगर प्रोटोकॉल को इग्नोर किया जाता है, अनदेखा किया जाता है तो क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ जाता है, यानी कि इन्फेक्शन दूसरे मरीजों को होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट समरी, Asepsis, sterilization and isolation are essential of infection control. Protect patient, staff and community. Require knowledge, discipline and vigilance. तो समराइज, एसेप्सिस, स्टरलाइजेशन, हमने क्या क्या समराइज किया? एसेप्सिस, स्टरलाइजेशन एंड आइसोलेशन नर्सिंग आर एसेंशियल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल. प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्रोटेक्ट पेशेंट, स्टाफ एंड कम्युनिटी. ये मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ हम सेफ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, आज का ये सेशन था, यहाँ पे फिनिश हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड यूजफुल वीडियो फॉर यू.